चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण। ये चैप्टर शुरू होता है रवि नाम के एक बच्चे से, जो कि लंबी छुट्टियां बिताकर अपने स्कूल वापस आ रहा होता है। जब वो सुबह स्कूल आ रहा होता है तो उसे पास के मैदान में एक नई इमारत बनते हुए वो देखता है, जिसे देखकर बहुत दुखी होता है। वो सोचता है कि यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु, सुंदर घास, पेड़ पौधे, ये सब नुकसान हो गया है इनका। ये सब देख के बहुत चिंतित होता है और उदास होकर स्कूल पहुंचता है। स्कूल में देखता है प्रधानाचार्य जी भी इसी विषय पर प्रार्थना सभा में कुछ बातें बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। इसी विषय के ऊपर रवि भी अपने शिक्षक से पूछता है पर्यावरण क्या है, और शिक्षक इस विषय में बताते हुए सभी बच्चों को पर्यावरण से परिचय करवाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, नीले डब्बे के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इसको पहले देखते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सांस लेने के लिए जो हवा लेते हैं पर्यावरण से आता है, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, ये सब हमें पर्यावरण ही देता है। प्राकृतिक पर्यावरण कैसे परिवर्तित होता है, तो ये मानव द्वारा ही परिवर्तित किया जा रहा है। कार का धुआं जैसे प्रदूषण, जैसे पानी के अंदर जो प्रदूषण होता है, भोजन के लिए जो बर्तन बनाते हैं, वो सब कारखानों में निर्मित होता है। और जब कारखानों में चीज़ें बनाई जाती हैं तो कई सारे केमिकल का इस्तेमाल होता है, और उन केमिकल के द्वारा जो भी गंदा धुआं, पानी, वो सब पर्यावरण में ही फैलता है और पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। आगे आप आ सकते हैं, यहाँ देखेंगे पर्यावरण के कुछ मुख्य घटक दिखाए गए हैं आपको। तो देखिए पर्यावरण के मुख्य घटक जो हैं वो पहला है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक के अंदर देखिए सजीव आते हैं, जिसमें जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। और पर्यावरण का दूसरा है मानव निर्मित, जिसमें इमारतें बनाई गई हैं, पार्क हैं, पुल हैं, सड़क हैं, उद्योग और स्मारक हैं। और मानव जो घटक है, इसके अंदर एक व्यक्ति से परिवार, फिर परिवार से समुदाय, फिर धर्म, फिर आपका आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक, ये सारी चीज़ें पर्यावरण के घटक के रूप में देखे जाते हैं। अब आप नीचे आइए, नीचे देखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में कई बार पूछा भी गया है इससे, और कई सारे क्वेश्चन भी इससे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको जीवित प्राणी, यानी आप यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। तो जो भी हमारे आसपास चीज़ें हम देखते हैं उस सब को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, यानी प्राकृतिक और मानव द्वारा जो भी परिघटनाएं होती हैं उन्हें मिलाकर ये बनाया हुआ है। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पे पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दो परिस्थितियां सम्मिलित हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जीवीय और अजीवीय। जीवीय जो है उसमें अंदर सजीव प्राणी आते हैं, जैसे संसार के अंदर पादप हैं एवं जीव जंतु हैं, जो अपना आकार, रूप जो है वो बदलते हैं, जैसे मनुष्य हैं, इसमें पेड़ पौधे, कीट पतंगे सब शामिल हैं। अजीव जिसमें पत्थर है, स्थल है, भूमि है, पहाड़ हैं, ये सब अपना आकार नहीं बदलते, इसे हम अजीव कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया सीटेट के। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, आगे यहाँ पे देखिए प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण भी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक पर्यावरण देखिए होता क्या है। इससे पहले हम देखें पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण जो है वो इन्वायरमेंट शब्द से बना है। ठीक है। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच के एनवायरोनेर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ये पेपर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखिए प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण जो है इसके अंदर भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। इसमें जल, पानी, पेड़ पौधे सब मिलकर पर्यावरण को बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से पहले से ही आप परिचित होंगे, हमने पहले आपको बता दिया। इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें देखिए पृथ्वी की जो भी जानकारी है इसके अंदर हम प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें स्थल मंडल आपका पहला पॉइंट बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्थल मंडल को। देखिए स्थल मंडल जो है वो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। तो पृथ्वी की जो ठोस परपटी और कठोर ऊपरी परत है उसी को हम स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानों और खनिजों से बना हुआ है, ये मिट्टी की पतली परतों से ढका होता है, और ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृति वाले विषम धरातल होते हैं।
ठीक है। और ये स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है, तो इसी को हम स्थल मंडल कहते हैं। आप इसको एक बार आप नोट्स के रूप में आप लिख लीजिएगा। अब देखिए नीचे, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन यानी कि वन देता है, कृषि करने के लिए ज़मीन देता है, मानव बस्तियां जहाँ बसी हुई हैं, भूमि है, पशु जहाँ चरते हैं, घास का जहाँ मैदान है, यही क्या कहलाता है आपका, यही आपका कहलाता है स्थल मंडल। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। चलिए नीचे बढ़ते हैं। नीचे आप देखिए, आते हैं जल मंडल पे। देखिए जल मंडल क्या है, तो जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। जहाँ पे जल होता है उसी को हम जल मंडल कहते हैं। ये जल के कई विभिन्न स्रोत जैसे नदी है, झील है, समुद्र है, महासागर आदि कई सारे जलाशयों से मिलकर बनता है। इन्हीं सबको मिलाकर जल मंडल बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि पानी सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वायुमंडल पे। देखिए वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, जहाँ पर हम सांस लेते हैं। पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। आपको पता होना चाहिए कि हम जहाँ पृथ्वी पे ऊपर हैं, तो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है उसने वायु को पकड़ के रखा हुआ है, मतलब वायु को अपनी ओर रखा हुआ है, ठीक है। और इसी चारों तरफ ये वायुमंडल के मतलब वायुमंडल जो है ये पृथ्वी के चारों तरफ इसी तरीके से फैला हुआ है। यह सूर्य से झुलसने वाली गर्मी व हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन भी इसमें देखने को मिलता है। तो वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम में और जलवायु में भी परिवर्तन देखा जाता है। अब अगला 4th पॉइंट देखते हैं, जैव मंडल। तो देखिए जैव मंडल जो है वो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जिसमें जीव जंतु पादप इन्हीं के द्वारा ये बनाया जाता है। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे वायु है, यहाँ जल है और यहाँ स्थल है। इन तीनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा जैव मंडल बनता है, और इसी को हम जैव मंडल कहते हैं। ये अच्छे से आप समझ गए होंगे, आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं परितंत्र। परितंत्र से पहले ये जो शब्दावली दी हुई है इसे हम एक बार रीड कर लेते हैं। इसमें बोला है, परितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक, यानी पर्यावरण के अंदर जो भी चीज़ें हैं भौतिक रूप से, रासायनिक तौर पे, उन सभी का आपस में क्रिया, एक साथ जब प्रक्रिया होती है, क्रियाएं करते हैं साथ में, जिसमें वे निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित होता है। मतलब कि यहाँ पे मनुष्य, पर्यावरण, जीव जंतु ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, इसी को हम परितंत्र कहते हैं। इस रूप में आप देख सकते हैं परितंत्र को। देखिए यहाँ पर नीचे चलते हैं, परितंत्र क्या है। तो परितंत्र में यहाँ आ जाइए आप, यहाँ लिखा है सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। पर्यावरण जो होता है वो अपने आसपास के सभी को क्या करता है, इफेक्टफुल करता है। प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। जीवधारी का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। तो ये परितंत्र की बहुत अच्छी डेफिनेशन आपको यहाँ पे बताई गई है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये परितंत्र कहलाता है। अब आ जाइए मानवीय पर्यावरण। तो देखिए मानवीय पर्यावरण पे हम आते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ, मानव जो है वो अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है, मतलब हमेशा क्रिया करते रहते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार मनुष्य परिवर्तन भी लेकर आता है। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी भी हैं मनुष्यों की। जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं, पहले मनुष्य आदि मानव था, कच्चे मांस खाता था, फिर धीरे धीरे उसने पका भोजन बनाया, फिर आग जलाई, और धीरे धीरे करते करते आज मनुष्य के पास कई सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो इसी प्रकार जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और मानव का विकास होता जाता है। तो मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना,
पशु पालन करना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। तो समय के साथ साथ पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाए गए, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुए एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हुआ, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुए, सूचना क्रांति से पूरे विश्व संचार का सहज और आसान हो गया। तो इतनी सारी क्रांति और इतने सारे परिवर्तनों के वजह से आज मनुष्य काफ़ी ज़्यादा जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका विनाश भी किया है और विनाश के साथ साथ कई सारे विकास भी किए हैं। तो दो पहलू इसके आप देख सकते हैं इस पॉइंट के अंदर से। देखिए इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए इनको भी हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर के रूप में आप देख सकते हैं। ये जो आपको दिए हुए 4 ऑप्शन वाले, इनमें से कई बार क्वेश्चन आते भी हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं इनको। इसमें लिखा हुआ है इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो देखिए प्राकृतिक परितंत्र क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो आपका प्राकृतिक परितंत्र नहीं है वो मरुस्थल है। मरुस्थल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो मानव का पर्यावरण का घटक नहीं है, जो कि स्थल है। उसके बाद इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, तो मानव द्वारा जो बनाया गया तो वो सड़क है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो देखिए जनसंख्या जो है वो हमेशा से खतरा ही रही है। अब देखिए नीचे ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, ये मिलान करने वाला, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट भी है, ऐसे का ऐसा ही पूछ लेता है। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा हो तो आप बहुत आसानी से इसको मैच कर लेंगे और 1 नंबर आपका सीटेट में बन जाएगा। तो यही है आपका चैप्टर पूरा। अगर आपको नोट्स चाहिए, जितना मैंने आपको ऊपर बताया आप उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, वरना आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए धन्यवाद।